18 नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालवी आप हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। ग्लोबल सेटअप यूएस सीपीआई से पहले थोड़ा सा कॉशियस जरूर दिख रहा है, लेकिन भारतीय बाजार में एफआईएस की लगातार खरीदारी, कैसे देखा जाए आज के सेटअप को? तो कल मार्केट क्यों गिरा भाई? एफआई ले रहा था, डीआई ले रहा था, कोई तो बेच रहा है। और कौन से शेयर गिरे थे आपको सबसे पहले ये समझना है। बैंक्स मेजरली, पीएसयू बैंक्स। यस। और पीएसयू बैंक्स क्यों गिरे थे? बिकॉज जो ईसीएल प्रोविजंस को लेकर के कैनरा बैंक ने जो बोला है उसमें ब्रोकरेजेस को अजम्पशंस करना, चेंजेस करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से बैंक्स में हमने गिरावट देखी। तो बैंक्स ने बोला था एक ईसीएल प्रोविजनिंग होती है, बैंक्स सब ब्रोकरेजेस को लग रहा था जो एस्टिमेट्स थे कि वो 1 से 1.5% होगी, कैनरा बैंक ने 5% बोला, उसके बाद सबको लगता है ईसीएल प्रोविजनिंग ज़्यादा आएंगी। तो हट करके जो कमेंट आया है कैनरा बैंक का, उसके बाद हमने देखा कि बैंक्स में थोड़ी गिरावट आई थी। दूसरा ग्रुप जो गिरा वह था रेलवे स्टॉक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर गिरावट क्यों आ रही है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉथ हो चुका था। तीसरा अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर 1500 पॉइंट का निफ्टी का गेन है, तो टेम्पटेशन टू बुक प्रॉफिट जाहिर सी रहेगी। मार्केट के अंदर हमेशा फ्रेश प्लेयर्स आते हैं, ओल्ड प्लेयर्स निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई है। मगर जब आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं इसका मतलब नहीं आप समर हॉलीडे पे जा रहे हैं। अजय शर्मा बहुत छुट्टियां लेते रहते हैं और इसका मतलब थोड़ी समर हॉलीडे पे जा रहे हैं अपनी, फिर वापस आ जाते हैं छुट्टी पे। ये सोमवार को छुट्टी ली तो बुधवार को वापस आ जाएंगे, बुधवार को छुट्टी ली थर्सडे को वापस आ जाएंगे, केवल लॉन्ग वीकेंड भी ले लेते हैं छुट्टी से कंबाइन करके। मगर इसका मतलब थोड़ी है कि रुख बदल रहा है, तो रुख नहीं बदला है मेरे हिसाब से। देखिए मार्केट एक नंबर से बड़ा ऑब्सेस रहता है, हम माने ना माने। एफआई क्या कर रहा है? मैं स्टूडियो में आ रहा था तो मानसी ने बोला एफआई खरीदारी, प्रश्न में पहला पूछा एफआई की खरीदारी, तो एफआई की खरीदारी अभी है। तो जब तक वह रहेगी मार्केट के अंदर आशा रहती है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी रिवर्सल नहीं होगा। इनफैक्ट निकुंज, हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे 10 दिन से खरीद रहे हैं, इनका जो एफआईएस का हमने डेटा देखा, डेटा साहब लेके आइए वो डेटा, 20 क्वार्टर हाई पे एफआईएस की स्मॉल कैप में स्टेक चली गई है, यानी कहीं ना कहीं वो अब मिड और स्मॉल की तरफ देखना शुरू हो गए। 20 क्वार्टर हाई पे एफआईएस का स्टेक पहुंच गया। और हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स पे निकाल के लाए बड़े, जिंदल स्टेनलेस, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है, डायरेक्टर साहब चला सकें वो लिस्ट। तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी ब्रॉडन हो रही है। पहले जैसे आप एक हफ्ते 10 दिन से एफआईए लव्ड लार्ज कैप्स की बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे लग रहा है कि उनकी एक्टिविटी ब्रॉडन हो रही है। एनी थॉट्स? देखिए अजय, जो फ्लोज आते हैं उनके कई मायने होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज, ईटीएफ फ्लोज, रीजनल फ्लोज, एलोकेशन फ्लोज, लार्ज कैप फ्लोज, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फ्लोज। तो जैसे हम इंडियन मार्केट के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख करके एक कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इस समय आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है कि एफआई इज नाउ, एक ज़माना होता था एफआई वुड नॉट गो बियॉन्ड जस्ट 3 सेक्टर्स इन इंडिया, प्राइवेट बैंक्स, लार्ज कैप आईटी एंड कंज्यूमर नेम्स। अगर हम देख रहे हैं एफआई की जो होल्डिंग है मेटल्स में आ रही है, एफआई की होल्डिंग स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनीज में आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के अंदर अब वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो लहर आई है उसके अंदर अब वो डीप डाइव लेने लगे हैं। अच्छा काम करो, बढ़िया एंटरप्रेन्योर हो, डोंट गो फॉर द साइज, गो फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर वैल्यूएशन। तो ये जाहिर सी बातें देखने को मिल रहा है, बिकॉज देयर आर बिजनेसेस व्हिच आर फ्लरिशिंग एंड देयर इज अ न्यू इंडिया व्हिच इज ऑफरिंग यू लॉट ऑफ न्यू ऑप्शंस। और डिपेंड करता है आपका रिस्क क्या है, आपका मैंडेट क्या है, तो ये उस पर निर्भर करता है। मगर इन जनरल मैं डेटा देख रहा था अभी सिटी की रिपोर्ट सुबह। सिटी का मानना है कि भाई अर्निंग सीजन खत्म होने को आ गया, ऑलमोस्ट इस हफ्ते के एंड में पूरा खत्म हो जाएगा। आप देखें तो अर्निंग्स अपग्रेड नहीं है मगर डाउनग्रेड नहीं है। 3 क्वार्टर से डाउनग्रेड के बाद पहली बार आए कि अर्निंग्स हैव बीन इन लाइन numbers, and with a solid management commentary we are looking at double digit growth for FY24 and double digit growth for FY25। 17-18 की पी मल्टीपल डबल डिजिट ग्रोथ अगर आपको मिलती हैं, जहाँ की दुनिया के अंदर इस समय हम देख रहे हैं कि कितनी कठिनाई हो रही है, तो इंडिया विल बी इन अ स्वीट स्पॉट। आप बहुत महंगे नहीं हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, पोटेंशियल है, और इस समय इन्फ्लेशन जब पिक आउट हो रही है, डिमांड जब नॉर्मलाइज हो रही है, मुझे लगता है जो मीडियम टर्म का डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। इनफैक्ट निकुंज, कल हमने एक और खास बात देखी है, आप अगर उस पर कुछ टिप्पणी देना चाहें, कि ऑटो इंडेक्स 52 वीक हाई पे चला गया और ब्रेकआउट आया उसमें, लेड बाय टाटा मोटर्स, और भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, बजाज आ गया। आपने टाटा मोटर्स पर कुछ दिन पहले ही बताया था कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है। मैं एक छोटा सा मैसेज जो आपने उस समय कहा था वो व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, फिर ये जो ऑटो इंडेक्स का ब्रेकआउट है इस पर आपका व्यू लेंगे। डॉक्टर साहब, फरवरी 2022 के बाद आप देख रहे होंगे कि टाटा मोटर्स का शेयर तेज दौड़ लगाता हुआ आज 500 के भी पार निकला है, और अगर मार्च के लोज से देखें तो ये स्टॉक में करीब 28% की तेजी आई है। हमने शायद यही बात करी थी कि स्टॉक ऑफ द ईयर
इस साल ऑटो स्पेस से टाटा मोटर रह सकता है। मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स पक्का आउट परफॉर्म कर रहा है, तो टाटा मोटर हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट इट कुड बी स्टॉक ऑफ द ईयर। टाटा मोटर्स आज का हम कह सकते हैं कि स्टॉक ऑफ द डे है, क्योंकि ये 500 रुपए के स्तर को ये पार कर गया है 21 फरवरी 2022 के बाद। लेकिन आज से करीब 20 दिन पहले इटिनो स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने ये साफ साफ कहा था आपके लिए कि स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है टाटा मोटर्स का शेयर। है 20-25 दिन पहले ही आपने बता दिया था, और हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स जिन्होंने सुनी और अमल किया वो आज फायदे में है। कुछ और ऑटो स्टॉक्स पे कोई आपका ध्यान इसके अलावा, या अभी भी यही आपका बेस्ट बेट है सारे ऑटोज में? देखिए मुझे लगता है, और मैं ब्लॉक डील्स देख रहा था, ओके, इंडोस्टार के अंदर बड़े नाम आ रहे हैं। रोजी ब्लू का नाम था, कल विकास खवानी का नाम वो भी आया था। सीवी का ही एक्चुअली वो भी प्ले है। सीवी का प्ले है। अब देखिए बजाज फाइनेंस 5,500 6,000 6,500 से थोड़ा सा नीचे था, अचानक एफआई की बाइंग आई 6,500 के ऊपर आ गया। हम एनबीएफसी की बात नहीं कर रहे हैं, और एनबीएफसी देखिए मुझे लगता है कि अगले बैंक्स चल चुके हैं, एनबीएफसी चलने वाले हैं। बैंक्स हमेशा जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती है बड़े बैंक्स को फ़ायदा होता है, उनको इसलिए फ़ायदा होता है बिकॉज जो आपका डिपॉजिट होता है वो पुराने रेट पे होता है, आप जो लोन डिस्पर्स करते हैं वो नए रेट पे देते हैं। तो बैंक की वो साइकिल ख़त्म हो रही है, तो जो कहते हैं ना इजी मनी बैंक्स में बन गया है। मगर एनबीएफसी जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं कभी नहीं चलते हैं, बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम द एनबीएफसी कहाँ से पैसा लेते हैं, वो डिपॉजिट्स नहीं आता है, वो होलसेल मार्केट से लेते हैं। होलसेल मार्केट के रेट्स ऊपर जा रहे हैं बिकॉज बैंक्स अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो एनबीएफसी उस समय पैसा नहीं बनाती हैं। एनबीएफसी पैसा बनाती हैं जब इंटरेस्ट रेट्स फ्लैट टू डाउनवर्ड होती हैं और जब डिमांड अच्छी होती है। डिमांड इस समय अच्छी है और इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगला मूव जो आ रहा है वो होलसेल एनबीएफसीज में ड्यू है, कुछ में आ चुका है और कुछ में आने वाला है। सो दैट मीन्स निकुंज जितने भी माइक्रो फाइनेंस भी हैं उनमें भी अच्छी खासी मूव है, नंबर्स का भी इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो यानी कुछ समय के लिए आप कह रहे हैं एनबीएफसीज और साथ ही माइक्रो मुझे फाइनेंस प्रियंका समझ नहीं है बिकॉज सेक्टर मुझे समझ में ही नहीं आता है। ये मुझे इसलिए समझ में नहीं आता है बिकॉज इसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत बढ़िया कंपनी है, but you can't track everything. You should understand, at least I can speak for myself. I like to stick to my circle of competence, and microfinance unfortunately is not in my circle of competence. क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी लोकल फैक्टर्स रहते हैं, काफ़ी इसके अंदर राइट ऑफ्स होते हैं। और मैंने देखा जब बंधन जैसी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, जो कि एक प्रकार के एपिटोम है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो फाइनेंस बिजनेस इन इंडिया, इज अ चैलेंज। इंडसइंड बैंक के नंबर आप देखिए माइक्रो फाइनेंस में वहाँ पर वजह से नहीं आ रहा है। दबाव। कोटक ने माइक्रो फाइनेंस में बैट नहीं करा तो आज वो खुश है। तो अब देखिए उन्होंने बड़ा हिचकिचा के एक छोटी सी कंपनी खरीदी अभी हाल ही में। बहुत it's a मामूली complicated sector. छोटी सी कंपनी। High risk sector, very volatile, very dependent on local policies, local politics, state politics. हमने देखा क्या होता है। तो मेरा ये व्यू है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज ये सारा एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एनबीएफसी इस पर तो नजर रखनी है। टाटा मोटर्स की मूव पहले से ही आपको निकुंज ने बताई भी थी, तो ऑटो स्पेस पर भी नजर रखें। लेकिन आज की